जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी जो यूनिट 5 है, जो कि कविता विधा से संबंधित यूनिट है, उसमें हमारे पाठ्यक्रम में मुक्तिबोध की 3 रचनाएं लगी हैं और तीनों ही रचनाएं इनके जो काव्य संकलन चाँद का मुंह टेढ़ा है 1964 में आता है, उसमें संकलित है। इनका पहला रचना जो हमारे पाठ्यक्रम में है वो है भूल गलती, जिस पर आज सविस्तार हम चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद है ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में। मुक्तिबोध उस दौर के कवि हैं जो फैंटेसी की भावभूमि पर जो है, जो मन में टीस है, छटपटाहट है, संवेदना है समाज के प्रति, उसको अभिव्यक्त करते हैं। जो इनके द्वारा जिस रचना पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है भूल गलती। आपने देखा कि रचना का शीर्षक ही इन्होंने रखा भूल गलती। ये भूल गलती क्या है उनके अनुसार? देखिए, ये जो रचना है मुक्तिबोध का भूल गलती, वो उनके आखिरी दौर का रचना है और इसका अगर हम देखें तो कल्पना के अप्रैल 1964 के अंक में ये प्रकाशित होता है। अशोक वाजपेयी ने इसे एक तरीके से ये बताया कि चीनी आक्रमण से इस कविता को, कि उस समय 1962 का दौर देखें आप, भारत चीन युद्ध का, फिर 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध का, तो इन्होंने ये जोड़ा है कि जो 1962 में भारत चीन का जो वार होता है, युद्ध होता है, उसको इन्होंने एक तरीके से राजनीतिक आधार बनाया कि भावभूमि जो पृष्ठभूमि थी, बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, और उस समय जो भारतीय थे उनकी मनाही स्थिति क्या थी जब वो पराजय का सामना किए। तो ये जो कविता है सिर्फ यही से नहीं है, तो हमने पृष्ठभूमि के बारे में बात की। इसके अलावा मुक्तिबोध भूल गलती एक भ्रष्टाचार का जो प्रतीक है हमारे समाज पे, भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी कायम हैं, उसके बारे में उस रूप को दिखाते हैं कि कैसे जिसके दरबार में सभी प्रकार के एक ऐसा शहंशाह, एक भ्रष्टाचार के प्रतीक के रूप में दिखाते हैं कि एक राजा है, उस राजा के दरबार में अगर देखें तो अलग अलग प्रकार के लोग सिर झुकाए खड़े हैं। सत और ये मतलब कि एक राजा है और पूरे ही अगर आप देखें कि उनके जो है जो प्रजा होती है, एक तरीके से वो राजा से आप कह सकते हैं खुल के बात कर सकते हैं, लेकिन उस शहंशाह के सामने सबने अपनी जो है सर को झुकाया हुआ है। इसका मतलब सब उसके आज्ञा पालन करने वाले हैं। तो इसमें वो जब सिर झुकाए खड़े होते हैं तो सत्य अथवा ईमान वहां जंजीरों में कैद कर लाया गया। देखिए, एक फैंटेसी, एक जो है बिंब ऐसा रचते हैं कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपने ईमान अथवा जो मतलब कि अपना एक खुददारी होता है, उन सबको वहां पे, यानी वो जितने भी लोग कतार में सर झुका के खड़े हैं, वो अपने ईमान को कहीं ना कहीं उनको कैद करके लाया गया, उनकी ईमान को, उनकी खुददारी को कैद करके लाया गया है, जिससे जो राजा है, शहंशाह है, उसको शक्ति मिलती है, संबल मिलता है कि मेरे आगे तो सब पस्त है। तो एक समाज को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हम कितना भी भ्रष्टाचार करें, लेकिन इस तरीके से अगर हमारे समाज में लोग हैं तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन कविता में निरंतर आप देखते हो शहंशाह क्रूर होता जाता है, हिंसक होता जाता है, और कविता में मुक्तिबोध निराशावाद नहीं, वो आशा व्यक्त करते हैं कि कभी ना कभी तो व्यक्ति के जो अंदर का ईमान है वो तो जागेगा। ऐसा तो नहीं उसको कैद करके लाया गया है तो वो ईमान हमेशा के हमेशा के लिए वो बिका ही रहेगा, कभी तो वो चीज आएगा। तो मुक्तिबोध उसी राह पे है कि कब वो व्यक्ति के अंदर ईमान जागेगा और क्रांति की जो चेतना है उसका प्रस्फुटन होगा, और एक हिंसक क्रांति, जो क्रांति समाज में होनी चाहिए वो समाज में होगा, और जो अच्छाई धीरे धीरे परत दर परत वो कह सकते हैं कि तह में चली जा रही है, वो अच्छाई जो है जीत कर आएगी, यानी बुराई का हार होगा। तो इस तरीके से इन्होंने जो है एक मध्यम कोटि का ये रचना रचा, और आप कह सकते हैं कि मतलब कि बहुत ही ज्यादा प्रतीकों के माध्यम से इसलिए दुरूह लगता है रचना, लेकिन हम रचना पे अच्छे से जब चर्चा करेंगे, विस्तार से समझाएंगे, तो रचना आप पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रतीकात्मक जो है वो प्रयोग करते हैं, जिसको हम एक तरीके से, इन्होंने खुद मुक्तिबोध ने डिफाइन किया कि फैंटेसी का इनके अगर नजरिए में देखें तो क्या मतलब है। कहते हैं कि ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना होती है। इसलिए फैंटेसी के प्रयोग से जो है ये अपनी कविताओं को, जो अपनी बात अभिव्यक्त करना चाहते हैं, वो बहुत अच्छे से करते हैं। यहाँ पे जैसे एक अभी आपको लगेगा कि इसकी उद्धृत पंक्तियां हम सुनाए तो, वो कैद कर लाया गया ईमान सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता, खामोश नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म की शर्त नामंजूर। कैसे इसके माध्यम से ऐसे लग रहा है कि बिंब कोई खड़ा है सामने और कोई इस तरीके से नामंजूर कर रहा है शहंशाह के सामने कि हमें जीवन में कोई ऐसे शर्त जो है नहीं मंजूर है जिसमें हम अपने ईमान धर्म को बेच दें। तो एक ऐसा आपको लगेगा ना कि एक बिंब बिल्कुल सामने ही कहीं पे ऐसा दरबार सजा, ये घटनाएं हो रही है। तो यही जो है मुक्तिबोध की विशेषता है। तो चलिए रचना को, मुक्तिबोध के द्वारा जो रचना भूल गलती है, इसमें आप देखेंगे ज्यादातर शब्दावली जो है फारसी का प्रयोग किया गया है, तो ऐसा ना लगे कि ये कहाँ के परिदृश्य को लिया गया है। इसमें जैसे दरबार सुसज्जित होता है, मुगल कालीन या मध्यकालीन अगर आप देखेंगे कि दरबार है, एक दरबार में कुछ लोग हैं जो पार्टों के बीच, जो बुद्धि विवेक वाले थे, दो पार्टों के बीच पिस रहे हैं, मैं और वहाँ के बीच। तो एक सुल्तान, एक दरबार में जो सुल्तान है प्रतीकवत रूप में है, और कैसे लोगों ने गलती और ईमान को अपने बेच, वहां पे वो उनको कैद कर लिया गया है। देखिए, इसको समझने के लिए मुक्तिबोध के समय को समझना बहुत जरूरी है। सक्रिय रूप से देखें तो 1946 में ये कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश का तेलंगाना इलाका, वहाँ पे हैदराबाद के निजाम, इनके विरुद्ध क्या हुआ था कि किसानों का सशस्त्र संघर्ष चला था।
जिसमें क्या हुआ कि 200 गाँव को मुक्त करा लिया गया था और इन मुक्त गाँव में किसानों की अपनी सरकार स्थापित हो गई थी। किंतु 1947 और इन मुक्त गाँव में किसानों की जब अ, अपनी सरकार जो स्थापित हो गई थी, तो 1947 में जब स्वतंत्रता यानी आज़ादी मिली, तो यही जो आज़ाद हुए थे इनको बर्बरतापूर्वक कुचल दिया गया। अब जनरल करियप्पा की फौजें गाँव दर गाँव में जो है किसानों को रक्त में डुबोती रही और साथ ही साथ इसका प्रचार भी चलता रहा कि देश में जनतंत्र का शासन स्थापित हो रहा था। ये बहुत ही विरोधाभासी स्थिति थी उस समय की। अब ऐसे में जो तमाम मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी हैं, इसी भ्रम के शिकार रहे और अंततः 1952 में इस आंदोलन को ही कुचल दिया गया। तो शासन की ऐसी क्रूरता और बुद्धिजीवियों का जो स्वार्थ मूलक दृष्टि था, इसको देख के मुक्तिबोध जैसे रचनाकार जो रहे हैं, वो एक स्तर पे बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए कि एक तरफ तो हम अंग्रेजों से आज़ादी छीन रहे हैं, दूसरी तरफ हम किस तरीके से खामोश खड़े हैं अपने ही लोगों के विरुद्ध बोलने के लिए। तो भूल-गलती के परिदृश्य में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी घटनाएँ घटती हैं जब ऐसे रचनाकार किसी भी रचना को निर्मित करते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे कह रहे हैं कि भूल-गलती आज बैठी है जिराह बख्तर पहनकर, तख्त पर दिल के चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक। आँखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी, खड़ी है सिर झुकाए सब कतारें, बेजुबा बेबस सलाम में, अनगिनत खंभों वह मेहराबों को थामे, दरबारे आम में। कभी कहते हैं कि हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की जो भूलें हैं और गलतियां हैं, वही आज लोहे के कवच से अपने आप को सुरक्षित बनाकर दिल के तख्त पर बैठ गई हैं और स्वयं ही शासन चला रही हैं। आज का जो शासन है उसमें शासक न सिर्फ खुद लोहे की कवच को धारण करके बैठा है, बल्कि वो लोगों पर भी आतंक जमाने से पीछे नहीं है। आतंक जमाने के लिए उसने भांति-भांति के अलग-अलग तैयार, यानी जैसे होता नहीं कि आप किसी को भी अपने साम्राज्य के तहत अगर कोई उनके विरुद्ध बोल रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको अलग-अलग प्रकार से उसके लिए दंड की व्यवस्था करते हैं। तो यहाँ पे वही है कि शासक वर्ग में देखें तो जो केंद्र में बैठा है, गद्दी पे बैठा है, वो लोगों को अपने आतंक से डराने के लिए अलग-अलग प्रकार के हथियार, ताकि उसके विरुद्ध कोई बोले नहीं। तो यहाँ पे वही कहते हैं कि आज बैठी है जिराह बख्तर, यानी जिराह बख्तर अपने आप को सुरक्षित जो कवच होता है लोहे का, उसको पहन के वो कैसे तख्त पर एक जो है आप कह सकते हैं कि एक पूरे दरबार में कोई राजा बैठा है और चारों तरफ उसके देखेंगे चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी, खड़ी है सिर झुकाए सब। सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि जितने हैं वो सब सिर झुकाए खड़े हैं सब कतारे। बेजुबा वो बोल नहीं सकते बेबस सलाम में, यानी उनको सलामी भी कर रहे हैं, बेजुबा बेबस वो बोल नहीं सकते। अनगिनत खंभों व मेहराबों थामे दरबारे आम में, यानी दरबारे आम में इस तरीके से आप देखिए कि जितने भी लोग हैं लाचारी के साथ वहाँ पे खड़े हैं। इस आतंक के सामने सबने समर्पण कर दिया है, सब लोगों ने कतारबद्ध सलाम की मुद्रा में झुके खड़े हैं, उनकी गूंगापन, उनकी बेबसी दिख रही है। तो ये समूचा दृश्य एक ऐसे दरबार में घटित हो रहा है जो अत्यंत भव्य है, उसमें अनगिनत खंभे हैं, मेहराब है। दरबारे आम वह जगह थी जहां बादशाह जनता के सामने अपने निर्णय सुनाता था। तो शासक को जिस अपराधी के बारे में फैसला सुनाना होता वो स्वयं ईमान है। तात्पर्य ये कि गलती के शासन के लिए ईमान को ही कैद कर लिया गया। अब ईमान, जब ईमान ही कैद हो गया तो कैद करके उसको हथकड़ी पहनाकर ईमान को शासक के सामने लाया गया। कैदी का चेहरा घाव की आड़ी तिरछी लकीरों से, यहाँ पे सामने बेचैन घाव की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा कि जिस पर कांप दिल की भाप उठती है, पहने हथकड़ी व एक ऊंचा कस समूचे जिस्म पर लत्तर। कहते हैं कि शासक को जिस अपराधी के बारे में फैसला सुनाना होता है वो स्वयं जो है आता है और स्वयं जाता है, मतलब ईमान जो है उसका स्वयं जाता है। तात्पर्य ये कि गलती के शासन के लिए ईमान को कैद करना जरूरी हो गया है। कैदी का चेहरा घाव की आड़ी तिरछी लकीरों से कटा पीटा और ये घाव उसकी बेचैनी के हैं। इन घाव के कारण उसका चेहरा इतना भयानक हो गया कि जिस पर नजर डालने से दिल कांप उठता है और हाय निकल जाती है। ऐसा नहीं कि घाव अथवा कैद होने के कारण उसका कद छोटा हो गया है, हालांकि उसके जिस्म पर कपड़ों की जगह गरीबी और परेशानी के चिन्ह लत्ते मात्र लटक रहे हैं। उसके समूचे जिस्म पर कह रहे हैं, समूचे जिस्म में उसको भले ही कैद कर लिया गया, हथकड़ी पहना दिया गया है, लेकिन जब वो शासक के सामने खड़ा है तो कैदी के बारे में आप बता रहे हैं कि कैदी का चेहरा घाव की आड़ी तिरछी लकीरों से कटा पीटा है और ये घाव उसकी बेचैनी के हैं। आगे कहते हैं कि झलकते लाल लंबे दाग बहते खून के, वह कैद कर लाया गया ईमान सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, वे खौफ नीली बिजलियों को फेंकता,
खामोश सब खामोश मनसबदार। तात्पर्य ये है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जब शासक को जिस अपराधी के बारे में फैसला सुनाना है, वो स्वयं स्वयं जो है ईमान है। तात्पर्य है कि गलती के शासन के लिए ईमान को कैद करना ज़रूरी हो जाता है। कैद करके हथकड़ी हथकड़ी पहनाकर ईमान को शासक के सामने खड़ा किया गया है। कैदी का चेहरा घाव की आड़ी-तिरछी लकीरों से कटा-पिटा और ये घाव उसकी बेचैनी के हैं। इन घावों के कारण उसका चेहरा इतना भयानक हो गया कि जिस पर नज़र डालने से ही दिल काँप उठता है और हाय निकल जाती है। ऐसा नहीं कि घाव अथवा कैद होने के कारण उसका कद छोटा हो गया, हालाँकि उसके जिस्म पर कपड़ों की जगह गरीबी और परेशानी के चिन्ह लत्ते मात्र लटक रहे हैं और खून के लंबे लाल दाग भी उन लत्तों पर दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उसका स्वाभिमान सुरक्षित है। जहाँ अन्य सभी लोग निगाहें झुकाए हुए, वहीं पर सिर ऊंचा कर सीधे शासक की आंखों में वो आंखें डाले हुए वो निडर है और उसकी भी आंखों से अग्नि स्फुलिंग के समान नीली बजली के टुकड़े निकल रहे हैं। चतुर्थी खामोशी पसरी हुई है, लेकिन शासक के आतंक और कैदी की निडरता के बीच आंखों ही आंखों में संवाद जारी है। सब खामोश मनसबदार शायर और सूफी, अल गजाली, इब्ने सिन्ना, अलबरनी, आलिमो फाजिल, सिपह सलार सब सरदार हैं खामोश। नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त, नामंजूर हट इनकार का सिर तान खुद मुख्तार। कोई सोच था उस वक्त, छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने साए स्याह, सुल्तानी जिरह बख्तर पना बना है सिर्फ मिट्टी का, वो रेत का सा ढेर सहनसा, शाही धाक का अब सिर्फ सन्नाटा। लेकिन ना ज़माना सांप का काटा, भूल मेरी आपकी कमजोरियों के स्याह, लोहे का जिराह बख्तर पहन खूंखार, हाँ खूंखार अलीजा, वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता, सब बस्तियां दिल की उजाड़े डालता। कभी यहाँ पे कहता है कि चतुर्थी खामोशी तो फैली ही है, लेकिन शासक का जो खौफ है, आतंक है, वो कैदी की निडरता के बीच आंखों ही आंखों में संवाद करता है। कभी कहता है कि गलती ने ईमान को, जो गलती है उसने ही ईमान को कैद कर लिया। इस अन्याय को देखकर भी जितने भी दरबारी हैं, वो जुबान बंद किए हुए हैं। तमाम मनसबदार अर्थात पदवीधार, तमाम कवि जो है सूफी हैं, संत, तमाम दार्शनिक है, या उस समय के अल गजाली तसव्वुफ के दार्शनिक, या तमाम ज्योतिषी, इब्ने सिन्ना एक ज्योतिषी था, तमाम इतिहासकार में अल बन्नी का नाम आता है। सभी ज्ञानी में उस समय आलिम, फाजिल, इस्लामी शिक्षा की डिग्रियाँ जो क्रमशः आज के बीए, एमए के समतुल्य है। सभी जो वहाँ पे सेनापति और सरदार थे, वो भी शिक्षित थे, संस्कृत थे। मतलब ये कह रहे हैं कि देखिए सब जो है मतलब कि एक ऐसे व्यक्ति के सामने अपने सर को झुकाए खड़े हुए हैं, सब ज्ञानी हैं, प्रबुद्ध जन हैं। सभी सेनापति और सरदार जो भी वो भी सुशिक्षित हैं। तो दूसरी तरफ ईमान से ये कहा जाता है कि यदि वो कुछ शर्त मान ले, यदि ईमान को जैसे नहीं होता कि कुछ अपना ईमान गिरवी रख लो, ये काम कर दो, तो वो रखा जाता है कि दूसरी तरफ ईमान से कहा गया है कि यदि वह कुछ शर्तें मान ले तो उसकी ज़िंदगी बख्श दी जाएगी। लेकिन जिस शर्त को मानने में उसे शर्मिंदगी महसूस हो, ऐसी शर्त मानकर उसे ज़िंदगी नहीं चाहिए। वह समर्पण करके शर्मनाक जीवन नहीं बिताना चाहता। वह हठपूर्वक इनकार कर सिर ताने हुए खड़ा है कि हम अपने ईमान को नहीं बेचेंगे। वह तो अपनी ही शर्तों पर जीवन बिताएगा, अपना निर्णायक वह स्वयं है। इस समूचे दृश्य को देखकर कोई सोच ही सकता है कि इस बादशाहत के दिन अब गिने चुने हैं। यानी ये जो राजा बन के बैठा है, अब ये बहुत दिन तक नहीं बैठने वाला है। इस पर मौत के काले बादल छाए जा रहे हैं। जो रक्षा कवच लोहे का बना हुआ दिख रहा है, वो दरअसल मिट्टी का है, और जो बादशाहत है उसमें भी पुरानी अकड़ नहीं है। अब तो रेत की तरह भुरभुरा भी हो गया है, तथा पहले की जो बादशाही धाक थी, अब उसमें कोई दम नहीं रह गया है। यानी एक समय आता है कि फिर सब जो है जितने भी आप कह सकते हैं कि तनके खड़े होते हैं, उनके भी गिरने का समय आता है। तो यही कहा जा रहा है कि इसका धाक जो बादशाहत की बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली, सब खोखला है। लेकिन इस सोच के खिलाफ सावधान करते हुए कभी ये भी कहता है कि सांप कितना भी मरियल दिखे। अब यहाँ पे आपको देखना है कि वो कहते हैं कि ज़माना साँप का काटा, भूल मेरी आपकी कमज़ोरियों के स्याह। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जो सांप है वो कितना भी मरियल दिखे, उसके कांटे से जहर चढ़ेगा ही चढ़ेगा। और चूंकि लोग ये बात जानते हैं, इसलिए उससे आतंकित भी हैं। यहाँ कवि संकेत से सामंती व्यवस्था के बारे में बता रहा है। सन 1952 की जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के बाद ऐसा लगने लगा था कि पुराने जमींदार का फन कुचल दिया गया है, उनके विजदंत उखाड़ लिए गए हैं। लेकिन इसी असावधानी का विरोध करते हुए कवि कहता है कि नहीं, अब भी उसमें पर्याप्त मारक क्षमता बची हुई है। ये भूल रूपी बादशाह अब भी ताकतवर है,
तो इसका कारण यह है कि हमारी आपकी कमजोरियों से अपनी ताकत प्राप्त करता है। गलती का शासन इसलिए स्थायित्व प्राप्त कर लेता है कि हम सब अपनी कमजोरियों के चलते उसका विरोध नहीं करते। शासक का जो काले लोहे की रक्षा कवच है, वो हमारी आपकी कमजोरियों से ही बना है। उसे पहनकर वह और खूंखार हो गया है। उस शासक की जिसे अलीजाह कहा जाता है, असलियत यही है कि वो क्रूरता से भरा हो। ईमान को तो उसने कैद ही कर लिया है, सच की भी आंखें निकाल दी है। आगे वो कहते हैं कि वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता, यानी जो सच्चाई की आंखें वो उसको भी निकाले डाल रहा है। सच्चाई और ईमानदारी का दमन करके ही तो गलती अपना शासन चला पा रहा है। जितने भी कोमल भावनाएं दिल की बस्तियां, उन सबको वो खत्म कर देता है, तभी तो क्रूरता को वैध कर पाता है। इस चारों तरफ अगर देखें तो वो हमारी चेतना को घेर लेता है, हमारे समझ-बूझ के जो शक्ति है उस पे वो कब्जा कर लेता है, हमारे पाँव के नीचे कोई ठोस आधार नहीं रह जाता। हम बेसिरे पैर के हो जाते हैं, ना सोच पाते हैं, ना चल पाते हैं। उसका जो सरकारी ताम-झाम है, पद प्रतिष्ठा के जो तमाम अवसर हैं, उन्हीं की लालच में उसके गुलाम होकर हम रह जाते हैं। बुद्धिजीवियों की बुद्धि को खरीद कर वह उन्हें अपना नौकर बना लेता है और वे उसकी क्रूरता के विरुद्ध कुछ बोल ही नहीं पाते। तो देखिए यहाँ आगे कहते हैं कि करता हमें वह घेर बेबुनियाद बेसिरे पैर, हम सब कैद हैं उसके चमकते तामझाम में। कैसे कि लोग पद प्रतिष्ठा में कहीं पे भी दरबार में उसी की मतलब एक तरीके से गुलामी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतने में ये होता है कि कभी कहते हैं कि इतने में क्या होता है कि हम ही में से कोई अजीब कराह से निकलता है और भागता है भरे दरबार आम में। संभल जागा, कतारों में खड़े खुदगर्ज बा हथियार बख्तरबंद समझौते सहम कर रह गए। दिल में अलग जबड़ा अलग दाढ़ी लिए दो मुंह मुँहेपन के 100 तजुर्बों की बुजुर्गी से भरे। दढ़ियल सिपा सलार संजीदा सहम कर रह गए, लेकिन उधर उस और कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुंचा, अंधेरी घाटियों की गोल टीलों घने पेड़ों में कहीं पर खो गया। महसूस होता है कि ये बेनाम बेमालूम दर्रों के इलाके में सच्चाई की सुनहले तेज अक्सों के धुधलके में मुहैया करा रहा है लश्कर। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा संकल्प धर्मा चेतना को रक्त प्लावेश्वर। हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विराट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कवि कहते हैं कि शासक जो स्वयं गलती किया है और गलती है, उसने विद्रोही जो स्वयं ईमान है को कैद तो कर ही लिया, फिर भी जनता चुप है, दरबार खामोशी से भरा है। और बुद्धिजीवी भी जिनमें कभी भी शामिल है आधारहीन हो गए। न सिर्फ वे विरोध नहीं कर सकते बल्कि कराह भी नहीं सकते। लेकिन तभी जैसे किसी से गुस्ताखी हो गई हो, जैसे कराह निकल गई हो, उसी तरह एक व्यक्ति समूचे मोहपास को और आतंक को तोड़कर मुक्त हो गया। मुक्तिबोध मार्क्सवादी थे और मार्क्सवाद के अनुसार पूंजीवादी शासन के साथ मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी भी स्वार्थवश हो जाता है, परंतु उन्हीं बुद्धिजीवियों का एक हिस्सा स्वार्थ के तर्क को तोड़कर मजदूरों के पक्ष में खड़ा हो जाता है और अन्याय के विरुद्ध मजदूरों को संगठित करने लगता है। उक्त बिंब के जरिए मुक्तिबोध इसी विचार की पुष्टि कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि उस व्यक्ति के भागते ही मेरी मोह निद्रा भी टूट गई और मैं लोगों से भरे हुए दरबार में संभल कर जाग गया। उस व्यक्ति के भागते ही तमाम दरबारी सहम गए। जो लोग कतारों में खड़े थे, उनका शासक के साथ समझौता था और उसके रक्षक हथियार स्वयं उनके स्वार्थी ही थे। शासक के समझौता टूटने के आतंक से भरा हुआ जो तमाम दढ़ियल सेनापति थे, उनके समूचे जीवन का अनुभव दो मुँहेपन का अनुभव था। उनके दिल में कोई और बात रहती थी, जुबान पर कोई और, तथा इस दो मुँहेपन की सच्चाई को छिपाने के लिए वे चेहरे पर गंभीरता धारण किए रहते थे। उस व्यक्ति के भागने से वे भी सहम गए, लेकिन जिस व्यक्ति ने इस मोह और आतंक के विरुद्ध विद्रोह किया था, वो समूची किलेबंदी को तोड़कर बाहर जा निकला और छापामार युद्ध चलाने के लिए अंधेरी घाटियों, गोल टीलों और घने पेड़ों के इलाके में जाकर छिप गया। लेकिन वह सक्रिय है। कभी कोई ऐसा एहसास होता है कि वो गुमनाम और अगम्य दर्रों के इलाकों में युद्ध के लिए तैयारियां जारी रखे हुए हैं। यह दर्रों का इलाका और कुछ नहीं, सच्चाई का इलाका है, जिसे गलती ने देश निकाला दे दिया है। इस इलाके में सच्चाई की रोशनी की तेज किरणों की सुबह फैली है। जहां शासक पर काले बादल छाए हुए हैं, वहीं सच्चाई के इलाके में सुबह हो रही है। कभी कहता है कि आज सच्चाई और ईमान की जो पराजय हुई है, उसका बदला कल वह विद्रोह ही लेगा। जिसकी चेतना में सच्चाई का संकल्प है और जिसकी आवाज रक्त से लथपथ है। कभी को ये आशा है कि शासन के समाप्त हो जाने की जो इच्छा आज कवि के हृदय में गुप्त रूप से अवस्थित है, वर्तमान आतंक के कारण प्रकट नहीं हो पा रहा। आगामी दिनों में सच्चाई का सहारा पाकर वही इच्छा ऐसे स्वर्णिम अक्षरों में प्रकट होगी कि उसकी अनदेखी कर पाना संभव होगा। उक्त
तो कविता मुक्तिबोध के काव्य संग्रह चाँद का मुँह टेढ़ा से ली गई थी। संग्रह की भूमिका में शमशेर बहादुर सिंह ने संकेत भी दिया था कि मुक्तिबोध की कविता की सर्वप्रमुख जो विशिष्टता है, वो नए और प्राणवान बिंबों का निर्माण करना, जो कि कविता पढ़ने के दौरान आपको लग भी रहा होगा। इस कविता में कैसे दरबान का बहुत ही सजीव जीवन चित्रण किया गया है। मुक्तिबोध की लंबी कविताओं में दृश्यों के बाद दृश्य आपके सामने उभर के आ रहे होंगे जब हम ये कविता पढ़ रहे होंगे। इसलिए ये कविता मुक्तिबोध की उन कछु कविताओं में से एक है जो काव्य भाषा में ही खास तरह की है। शब्द है, बिंब है, अर्थ है, सब एक दूसरे में गुथे हैं। इस कविता में भी फारसी शब्दावलियों के जरिए मध्ययुगीन वातावरण को निर्मित किया गया है। कविता में बादशाह और कैदी की कथा भी उतनी ही प्रधानता से चलती रहती है जितनी प्रधानता से भूल और ईमान की कथा। लेकिन जैसा कि प्रसाद की कहानी का विश्लेषण करते हुए मुक्तिबोध ने कहा था कि कथा की प्राचीनता के आवरण को चीर कर रह रहकर प्रसाद के समय का सत्य झांक जाता है। उसी तरह इस कविता के मध्ययुगीन वातावरण और मनोवैज्ञानिक आवरण को चीरकर मुक्तिबोध के समय का सत्य दिखाई पड़ने लगता है। तो समूची कविता आपने यहाँ पे देखा कि कैसे अंतिम 4 पंक्तियों में भी एक भी फारसी शब्द नहीं आया और वही मुक्तिबोध की स्वाभाविक भाषा है। धूमिल ने कहा था कि कोई भी कविता सबसे पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। ये तो बहुत ही फेमस जो पंक्ति है धूमिल की, कि कोई भी कविता सबसे पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। इन अंतिम पंक्तियों में उसी तरह के वक्तव्य के जरिए कवि का आशावाद प्रकट हुआ है। तो उम्मीद है कि ये जो है आपको भूल गलती कविता अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी चैनल पे और भी हिंदी से रिलेटेड जितने भी प्लेलिस्ट हैं उनको देखिए आप, कंटिन्यू जो है अपना यूनिट 5 तैयार करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।